हेलो दोस्तों। हमने इस चैनल में फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा कवर किया है। हमने बैंक से लेके स्टॉक ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड से लेके इंश्योरेंस कंपनीज तक सबको कवर किया है। लेकिन एक कैपिटल मार्केट प्लेयर है जिस पे हमने अब तक फोकस नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज या सीआरएज की। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड के इनविजिबल गार्ड्स होते हैं। ये खुद ना ही पैसे उधार पे देते हैं और ना ही इनके थ्रू कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं। इनका कोर प्रोडक्ट है इनका ओपिनियन, जिसे क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। ये क्रेडिट रेटिंग ये बताता है कि कोई बोरोअर के उधार पे लिए हुए पैसे लौटाने के चांसेस क्या हैं। ये एक सिंपल सर्विस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सीआरएस के एक डिसीजन से पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगस्त में ऐसा हुआ भी, जब एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से BBB में अपग्रेड किया। ऐसा 18 साल में पहली बार हुआ था। मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट इंप्रूव हुई और 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के यील्ड्स लगभग 7 बेसिस पॉइंट से कम हो गए। लेकिन इस पावर के बावजूद सीआरएस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता रहता। इसलिए आज की वीडियो में हम सीआरएस के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीआरएस करते क्या हैं, फिर हम इनके बिजनेस मिक्स को भी समझेंगे, हम इनके रेवेन्यू सोर्सेज भी देखेंगे। एंड में हम सीआरएस के बिजनेस में ट्रस्ट का इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीआरएज एग्जैक्टली करते क्या हैं। सीआरएज किसी भी बोरोअर का क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करते हैं। ये इवैल्यूएशन गवर्नमेंट्स, कंपनीज और इवन डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी हो सकता है। आसान शब्दों में ये एक सवाल पूछते हैं कि किसी बोरोअर के अपने उधार लिए पैसों पे डिफॉल्ट करने का या पैसा वापस ना करने का चांस क्या है। इसके बेसिस पे सीआरएज एक रेटिंग देते हैं। AAA के हाईएस्ट रेटिंग से D तक के रेटिंग्स दे सकते हैं। AAA का मतलब होता है कि बोरोअर के डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बाद AA और A आते हैं। इसके बाद आते हैं BBB। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इन्वेस्टमेंट ग्रेड होने के लिए कम से कम BBB रेटिंग की जरूरत पड़ती है। D सबसे लोएस्ट रेटिंग है, जिसका मतलब है कि डिफॉल्ट रिस्क सबसे हाई है। अच्छा रेटिंग एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल जैसा होता है। यह लेंडर और इन्वेस्टर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि कोई बोरोअर रिलायबल है और ये पैसे टाइम पे वापस दे पाएगा। खराब रेटिंग हाई रिस्क का सिग्नल होता है, लेकिन इनमें से कोई भी गारंटी नहीं होता। सीआरएज प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड ओपिनियन देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लेकिन करंट मार्केट कंडीशन में, जहां लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सेफ स्पेसेस ढूंढ रहे हो, एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ओपिनियंस के कारण वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों डॉलर्स कैपिटल मूव होता है। ये ओपिनियंस इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन्वेस्टर्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं और कंपनीज कितना इंटरेस्ट पे करती हैं। लेकिन सीआरएज इन ओपिनियन से एक लिमिटेड रेवेन्यू कमा सकती है, इसलिए इन्होंने रिलेटेड सर्विसेज में भी डाइवर्सिफाई किया है। इन सर्विसेज में कंपनी को अपने रिसर्च और रिस्क असेसमेंट में रेपुटेशन का फायदा मिलता है। जैसे सीआरएज इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं, रिस्क मैनेजमेंट और एनालिटिकल सॉल्यूशंस भी देती हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देती है, या एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस या ESG रेटिंग्स भी देती है। ये सीआरएज के साइड हसल्स जैसे होते हैं। ये ऑलरेडी कंपनीज और गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस पे डीप रिसर्च तो करते ही हैं। इसके कारण इनके पास ऑलरेडी एक बड़ा नॉलेज बेस होता है, जिससे ये रिसर्च रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये एडिशनल बिजनेसेस एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी लाते हैं और ये सीआरएज के लंपी या अनस्टेबल बिजनेस को स्मूथ भी करते हैं। लेकिन इन साइड बिजनेसेस के मार्जिन्स कंपनी के मेन बिजनेस से कम होते हैं। आफ्टर ऑल, रेटिंग्स में कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होता है। ये रेगुलेशंस और क्रेडिबिलिटी से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। सीआरएज के दूसरे बिजनेसेस बहुत क्राउडेड होते हैं। इनमें कंसल्टिंग फर्म्स और बुटीक एनालिटिक्स शॉप्स से इन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता है। मतलब सीआरएज का बिजनेस मिक्स इनके ट्रेड ऑफ्स का एक ग्रुप होता है। जैसे क्रिसिल की बात करें तो इसके बिजनेस का 70% नॉन रेटिंग एक्टिविटीज से ही आता है। इससे क्रिसिल के बिजनेस का साइक्लिकलिटी कम होता है, लेकिन इससे कंपनी के मार्जिन्स पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम है। चलिए अब देखते हैं कि सीआरएज अपना बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं। देखो दोस्तों, इन रेटिंग्स के लिए पेमेंट्स लेंडर्स या इन्वेस्टर्स नहीं करते। बोरोअर्स को रेटिंग्स की जरूरत होती है, तो जिन कंपनीज को पैसे रेज करने होते हैं वो सीआरएज को अप्रोच करते हैं और इनसे अपना बिजनेस एनालाइज करवाते हैं। इसके लिए 2 प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। पहला, अच्छी रेटिंग बोरोअर के लिए बोरोइंग कॉस्ट्स कम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सीआरए किसी बोरोअर को अच्छी रेटिंग देता है, तो जिस इन्वेस्टर को बोरोअर के बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो इसे एक लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट जैसे देखेगा। इसीलिए ये इन्वेस्टर बोरोअर के बॉन्ड्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट भी एक्सेप्ट करेगा। ये फर्स्ट टाइम बोरोअर्स के लिए एक फायदे की बात होती है।
दूसरा रीजन ये है कि कई बार रेटिंग्स कंपलसरी होते हैं। ये रेगुलेशंस के कारण भी हो सकता है या मेजर लेंडर्स के इंटरनल पॉलिसीज के कारण भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर केसेस में सिर्फ स्पेसिफिक रेटिंग से ज्यादा के बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बोरोवर के पास रेटिंग ना हो तो ये इंस्टीट्यूशंस इसे डेट के लिए कंसिडर भी नहीं करते। बेसिकली पैसे उधार में देने के पहले लेंडर्स को हमेशा ही पैसे डूब जाने का डर रहता है। सीआरए सिग्नल देता है कि कोई बोरोवर सेफ है कि नहीं। इस सिग्नल के लिए इशूअर पैसे देने को तैयार होते हैं। नेचुरली इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम इसके बारे में थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम सीआरएज के रेवेन्यू स्ट्रीम समझते हैं। सबसे पहला सोर्स है ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस। जब भी कोई कंपनी या गवर्नमेंट मार्केट में कोई फ्रेश बॉन्ड या लोन लाती है जिसके लिए उसे रेटिंग की जरूरत होती है, तो सीआरएज इनसे एक इनिशियल फीस चार्ज करते हैं। ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शनल होता है और ये नए डील्स के फ्लो पे डिपेंड करता है। इसके कारण ये रेवेन्यू स्ट्रीम मार्केट साइकिल्स पे डिपेंडेंट होता है। जब मार्केट में बहुत पैसे होते हैं और कंपनीज भी पैसे बोरो करते हैं तो सीआरएज ये फीस बड़े अमाउंट्स में कमाते हैं। लेकिन जब कैपिटल मार्केट स्लो डाउन होते हैं और इसमें नए बोरोअर्स नहीं होते तो ये रेवेन्यू सोर्स भी वीक हो जाता है। दूसरा सोर्स है रिकरिंग फीस। एक बार रेटिंग मिलने के बाद बोरोअर्स सीआरएज को एक रिकरिंग एनुअल फीस देते हैं ताकि इनके रेटिंग्स मॉनिटर और मेंटेन किए जा सके। ये सर्वेलेंस फीस सीआरए के इनिशियल फीस से काफी कम होते हैं, लेकिन ये हर साल तब तक रिपीट होते हैं जब तक डेट या तो मैच्योर नहीं हो जाता या इसे वापस पे नहीं कर दिया जाता, या बहुत रेयर केसेस में जब बोरोअर सीआरए बदलना चाहता हो। इससे सीआरए को एक छोटा लेकिन स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल जाता है। सीआरए के नॉन रेटिंग सर्विसेज भी इनका एक स्टेडी रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जैसे सीआरएज अपने रिसर्च का सब्सक्रिप्शन बेच सकते हैं या रिस्क असेसमेंट टूल्स के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेच सकते हैं। ये सब सीआरएज के लिए रिकरिंग रेवेन्यूज लाते हैं। सीआरएज का बिजनेस मॉडल इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स के मिक्स पे डिपेंड करता है। जो बिजनेस सिर्फ रेटिंग्स पे डिपेंड करती है उसे ज्यादा मार्जिन तो मिलता है, लेकिन इन हाई मार्जिन की फ्रीक्वेंसी कम या अनस्टेबल होती है। जो बिजनेसेस बस रिकरिंग नॉन रेटिंग बिजनेस पे डिपेंड करते हैं उन्हें स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन इनके मार्जिन कम हो जाते हैं। जो भी हो, ये एक सॉलिड बिजनेस है। ये नॉलेज ड्रिवन और एसेट लाइट होता है और इसके इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग होते हैं। सीआरएज मेथोडोलॉजी, डेटा और वर्कर्स के साथ काम करते हैं। इन्हें बस सैलरीज, ऑफिस और अपने डेटाबेस और टेक्नोलॉजी के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। इन्हें फैक्ट्रीज, हैवी मशीनरी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इनके मार्जिन्स ट्रेडिशनल बिजनेसेस से हाई होते हैं, लगभग 30% के आसपास। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं होती। बिजनेसेस बस नए वर्कर्स हायर कर लेते हैं और नए डील साइन कर लेते हैं। इसलिए इन बिजनेसेस का कैश फ्लो भी स्ट्रांग होता है और ये अपने अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड जैसे पे कर देते हैं। जैसे केयर रेटिंग्स ने हिस्टोरिकली अपने प्रॉफिट्स का लगभग हाफ डिविडेंड जैसे पे किया है। अब ये तो थे सीआरएज के बिजनेस के डिटेल्स, लेकिन इस बिजनेस के कोर में एक प्रॉब्लम है। रेटिंग एजेंसीज को अनबायस्ड ओपिनियंस देने होते हैं, लेकिन इन्हें उन्हीं लोगों से पैसे मिलते हैं जिन्हें ये जज करते हैं। यही वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ऑब्वियस हो जाता है। ऐसा 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। अमेरिकन रेटिंग एजेंसीज ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड डिक्लेयर कर दिया था जो एक्चुअली हॉलो निकले। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था। 2019 में डीएचएफएल ने अपने डेट पे डिफॉल्ट किया। ये एक शॉकिंग सिचुएशन था क्योंकि डिफॉल्ट के 3 महीने पहले ही केयर रेटिंग्स ने कंपनी के डेट के एक पार्ट को AAA रेटिंग दी थी। इस डिफॉल्ट के कारण केयर के रेपुटेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और ये ही सीआरएज के इंडस्ट्री का एक ब्रूटल ट्रूथ है। ट्रस्ट जब एक बार टूट जाए तो इसे रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये क्रिटिकल भी है क्योंकि ट्रस्ट और रेपुटेशन इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीआरएज का असली प्रोडक्ट इनकी रेटिंग्स नहीं है बल्कि इनकी क्रेडिबिलिटी है। रेटिंग्स तो कोई भी दे सकता है। इन्वेस्टर्स रेटिंग पे भरोसा तभी करते हैं अगर उन्हें सीआरए कंपीटेंट और ऑनेस्ट लगता हो, और ये ट्रस्ट बस एक लाइसेंस से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए इंडिया में 7 सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसीज होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 प्लेयर्स का एक ओलिगोपोली है, क्रिसिल, इक्रा और केयर। ये तीनों प्लेयर्स इस मार्केट का 95% कंट्रोल करते हैं। इन प्लेयर्स का पोजीशन इस कारण और स्ट्रांग होता है कि किसी भी बोरोवर को बस किसी एक एजेंसी की रेटिंग की जरूरत होती है। इन 3 प्लेयर्स के अलावा बाकी चारों को इनके रेप्यूटेशन से compete करना पड़ता है। इंडस्ट्री में तीनों प्लेयर्स के परसेप्शन में भी काफी डिफरेंस है। जैसे क्रिसिल को S&P ग्लोबल पार्टली ओन करता है और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके रेटिंग्स को कंजर्वेटिव माना जाता है और इस पे भरोसा भी किया जाता है। मतलब क्रिसिल के AAA रेटिंग्स को इन्वेस्टर दूसरे सीआरएस के सेम रेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं।
इस रेप्यूटेशन के कारण क्रिसिल अपने क्लाइंट से प्रीमियम चार्ज कर सकता है। इकरा मूडीज से लिंक्ड है, ये और केयर रेटिंग्स भी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन क्रिसिल के रेटिंग प्रोसेसेस और स्केल इसे रेप्यूटेशन में एक एज देते हैं। ये आपको किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, ये कॉमन मार्केट चार्टर है और इस इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन का बहुत वैल्यू है। इस रेप्यूटेशन के कारण ही इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स के पास ऑलमोस्ट पूरा मार्केट शेयर है। डेट इश्यूअर के पर्सपेक्टिव से चॉइस, कॉस्ट और ट्रस्ट में होता है। अगर किसी बोरोअर को ग्लोबल इन्वेस्टर से पैसे रेज करने हो तो वो रेप्यूटेड एजेंसीज पे ही डिपेंड करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें ज्यादा कॉस्ट क्यों ना बियर करने पड़े। जैसे कोई इंडियन कंपनी क्रिसिल को प्रेफर करेगी क्योंकि ओवरसीज इन्वेस्टर्स इस पे भरोसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी बोरोअर के पास ऑलरेडी बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और इन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए रेटिंग्स चाहिए हो तो ये कॉस्ट एफिशिएंट डील्स ढूंढेंगे। इस लो कॉस्ट हंटिंग को रेटिंग शॉपिंग भी कहते हैं। इसमें फर्म सिर्फ अच्छी रेटिंग्स ही नहीं ढूंढते, ये ऐसे एजेंसीज भी ढूंढते हैं जिनमें सबसे कम टाइम और रिसोर्स स्पेंड हो। बड़े प्लेयर्स के डोमिनेंस का एक और कारण है इनका इनर्शिया और स्विचिंग कॉस्ट। एक बार किसी बोरोअर को एक सीआरए से रेटिंग मिल जाता है, देन दोनों का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। एजेंसी को भी बोरोअर के बिजनेस के डिटेल्स पता होते हैं। अगर बोरोअर दूसरे सीआरए में स्विच करता है तो पूरा एनालिसिस प्रोसेस वापस शुरू करना पड़ता है, फ्रेश फीस पे करना होता है और इसके बाद शायद इनकी रेटिंग पूरी तरह बदल भी जा सकती है। तो जब तक बोरोअर्स के पास कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, ज्यादातर बोरोअर्स अपने करंट सीआरए से स्विच नहीं करते। ये था इंडिया के क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री का एक ब्रेकडाउन। ये बिजनेसेस बेसिकली ऑनेस्टी और स्किल्ड टैलेंट के साथ काम करते हैं। इन दोनों चीजों के बेसिस पे ये बहुत सारा कैश जनरेट करते हैं। इनके एसेट लाइट मॉडल के कारण ये जितना भी पैसा कमाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा इसके शेयर होल्डर्स तक पहुंच सकता है। सीआरएस का ग्रोथ इंजन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्रेडिट ग्रोथ, इकोनॉमी में जितना बोरोइंग होगा रेटिंग्स की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। हिस्टोरिकली क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो अगर इंडिया 7% से बढ़ता है तो क्रेडिट 10 to 11% से बढ़ सकता है और रेटिंग्स बिजनेसेस को इससे डायरेक्टली फायदा होता है। आपको क्या लगता है, क्या क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री के करंट 3 प्लेयर्स का डोमिनेंस जारी रहेगा? क्या 7 में से बाकी 4 प्लेयर्स इनकी जगह ले पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।